प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान। मैं आज आपको तीसरा निमेटोड, थर्ड निमेटोड पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 निमेटोड इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। थर्ड निमेटोड है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ड्यूडेनेल जाति का नाम पड़ा है, एनसाइलोस्टोमा जीनस है। स्पीसीज का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल डाइजेस्टिव ऑर्गन है, बट मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन है। सबसे ज़्यादा पाचन वहीं होता है और वहाँ से ही ये भोजन अधिक मात्रा में प्राप्त करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ड्यूडेनल। वही स्टेप्स के द्वारा अपन इनका अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन होगा, कॉमन नेम होगा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मॉर्फोलॉजी होगी, स्ट्रक्चर होगे और लाइफ साइकिल होगी और पैथोजेनेसिस या रोग जनकता होगी। और उसके बाद में अगर रोग हो जाता है तो ट्रीटमेंट या थेरेपी होगी और उसके बाद में सावधानियां, प्रिकॉशंस होंगे। क्रम वही होगा चाहे कोई भी निमेटोड क्यों न हो। लेट अस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल निमेटोड का क्लासिफिकेशन फाइलम बंधुओं निमेटोडाई है। क्लास फाजमिडा या ससरनेंटिया। फाजमिडा मैंने बता दिया कि कॉर्डल रीजन में पाए जाने वाला सेंसरी संवेदांग है, सेंसरी रिसेप्टर है या संवेदांग होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है और सामान्यतः ये रसोग्राही कीमो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। और ऑर्डर है इसका थोड़ा सा हट करके है, स्ट्रोंगिलोइडिया। बाकी के अंदर तो लगभग मिलता जुलता था, लेकिन इसका ऑर्डर है स्ट्रोंगिलोइडिया, जीनस एनसाइलोस्टोमा और स्पीसीज ड्यूडेनल या ड्यूडेनल। कॉमन नेम इसको हुकवर्म बोलते हैं। हुकवर्म क्यों कहते हैं कि इसका अग्र सिरा जो है वो पृष्ठ दिशा की तरफ, ये देखिए अंगुली, मैं अंगुली के तरफ बता रहा हूँ, अग्र सिरा पृष्ठ दिशा की तरफ कुछ मुड़ा हुआ होता है। और कोई भी संरचना यूं होती है उसको अपन हुक बोलते हैं। हुक चाहे पीछे की तरफ मुड़ी भी हो, चाहे आगे की तरफ मुड़ी भी हो, मुड़ी भी संरचना को अपन हुक बोलते हैं। और सीधा जो होता है उसको कांटा या स्पाइन बोलते हैं। तो अगर सिरा डोर्सल साइड की तरफ थोड़ा झुका हुआ होने के कारण इसको हुक वर्म कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मनुष्य की इंटेस्टाइन में, अंत्र में सबसे पहले 1838 में, इन 1838 में एक इटालियन महिला थी, इतालवी महिला ने इसको सबसे पहले देखा था तथा इसे पुरानी दुनिया का हुक वर्म या ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म भी कहते हैं। सबसे पहले जो खोजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाला एक अन्य हुकवर्म भी खोजा गया था जिसको निकेटर अमेरिकानस कहते हैं, जिसको नई दुनिया का हुकवर्म या न्यू वर्ल्ड हुकवर्म कहते हैं। वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड आर साइलेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद में वोवेल नहीं आ रहा है, स्वर नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स। मित्रों, शुरुआत करते हैं दूसरे चौथे पॉइंट की, डिस्ट्रीब्यूशन। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक द्वीप समूह, दक्षिणी अमेरिका के कटिबंधीय व शीतोष्ण प्रदेशों व यूरोप में पाया जाता है। यहाँ टेम्परेट जो जोन होते हैं या कटिबंधीय जोन जो होते हैं उन देशों के अंदर ये पाया जाता है।
नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटाट। इसका कोई मनुष्य के अलावा दूसरा होस्ट नहीं होता, इसलिए ये मोनोजेनेटिक और आहार नाल के अंदर निवास करता है, तो मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। और मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है और प्रपोसी एक ही होता है, तो उसको अविकल्पी या ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट या अविकल्पी अंतःपरजीवी कहते हैं। तो ये मानव का, किसका, मानव का मोनोजेनेटिक ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, अविकल्पी अंतःपरजीवी है, जो मनुष्य के अंतर में रहते हुए मनुष्य या होस्ट के रक्त और ऊतकों के द्रव्य को खाता है, यानी ब्लड को और टिश्यू जो फ्लूइड होता है, द्रव्य जो होता है, उसको शक करता है, चूसता है, खाता है। इसके संक्रमण से क्या होता है, न्यूमोनिया, जुखाम टाइप का न्यूमोनिया फेफड़ों के अंदर, इचिनेस, खुजली होती है, इचेज के कारण से होती है और ये बड़ी खतरनाक होती है। इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिल सेल्स की संख्या यानी एलर्जी टाइप हो जाती है, बढ़ जाती है इयोसिनोफिल सेल्स की संख्या। ल्यूकोसाइटोसिस रोग भी हो जाता है, ल्यूकोसाइट्स की संख्या यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है इसके इन्फेक्शन के कारण से। मॉर्फोलॉजी में शेप एंड साइज ले रहे हैं। शरीर लंबा है, बेलनाकार है, हुक के समान है। अब इधर राइट हैंड साइड में डायग्राम में जब देखेंगे तो ये है फीमेल एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और ये है मेल एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। ये देखिए इधर थोड़ा सा एंटीरियर एंड डोर्सल साइड के अंदर झुका हुआ है, इधर मेल में देखिए ये भी डोर्सल साइड के अंदर थोड़ा झुका हुआ है, इसलिए इसको हुकवर्म कहते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट रूप से या लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से पाई जाती है। कारण अलग अलग लेंगे कि क्या क्या संरचनाएं हैं, यानी नर का पश्च सिरा सीधा और नुकीला, मादा का पश्च सिरा कुछ कर्वड लेकिन छाताकार होता है। ये एक मुख्य विशेषता है मॉर्फोलॉजी में। और ये डायडेल्फिक होता है, दो ओवरी होती हैं और टेस्टिस एक ही होता है। और मेल के अंदर कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, दो वो फीमेल में नहीं पाई जाती हैं। और मेल में क्लोएका उपस्थित होगा, फीमेल के अंदर एनएस उपस्थित होगा। ये लैंगिक द्विरूपता के अंदर बिंदु आते हैं। नर की लंबाई, मादा की लंबाई, अग्र सिरा, पश्च सिरा, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। नर 8 से 13 मिलीमीटर लंबा और 0.4 टू 0.5 मिलीमीटर मोटा या व्यास का होता है। मादा हमेशा निमेटोड्स में लंबी ही होती है, 10 से 13 मिलीमीटर लंबी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अपन ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस पढ़ा था, वहाँ तो 70 से 120 मीटर लंबी मादा थी और 1230 मिलीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ सेंटीमीटर कहाँ मिलीमीटर, नर जो है 12 से 30 मिलीमीटर ही लंबा होता था। होता था नहीं, होता है। इनका अग्र सिरा संकरा और नुकीला होता है। मादा का पश्च सिरा कुछ संकुरूपी, जबकि नर का पश्च सिरा छताकार होता है। ये कोनिकल होता है मादा का और नर का छताकार या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर का होता है। अब रहते हैं इनके जनरल स्ट्रक्चर्स। इसकी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था लूस। इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन लूस ने किया। इनका शरीर लंबा
अग्र सिरा पृष्ठ की ओर झुका रहता है। शरीर तो लंबा है, दोनों में देखो आप लंबा है, लेकिन अग्र सिरा पृष्ठ की ओर, ये देखिए पृष्ठ की ओर इधर झुका हुआ है, ये थोड़ा सा पृष्ठ की ओर झुका हुआ है, इसीलिए तो इनको हुकवर्म कहते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक एक चीज बता देता हूँ, आगे वही आएंगी। तीसरा पॉइंट साथ में आ रहा है, अग्र सिरे पर प्यालाकार संरचना बक्कल कैविटी पाई जाती है। ये देखिए आप, इनका पृष्ठ सिरे की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन मादा की बात कर रहा हूं पहले मैं। माउथ खुल रहा है, माउथ किस में खुल रहा है? बक्कल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी हो गई। बक्कल कैविटी के पश्चात एक छोटी सी स्मॉल उसोफेगस आएगी, और उसके बाद में नर्व रिंग आएगी, और नर्व रिंग के अंदर नर्वस तो पाई जाती हैं, कुछ गेंगलिया भी पाए जाते हैं, और गेंगलिया बहुवचन है। गेंगलियन या तंत्रिका गुच्छ किसको बोलते हैं? द क्लस्टर ऑफ नर्वस सेल्स। तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे को तंत्रिका गुच्छक कहते हैं। ये नर्व रिंग है, दोनों में होती है, जबकि इसी में एक में दिखाई है। अब देखिए बंधुओं, इस पे ध्यान दो, ये सेफेलिक ग्लैंड है पृष्ठ दिशा की तरफ। ये देखिए, क्योंकि पृष्ठ दिशा इधर है, क्योंकि पृष्ठ दिशा की तरफ शरीर झुका हुआ है, अग्र सिरा झुका हुआ है। सेफेलिक ग्लैंड होती है, ये एक सीक्रीशन या स्राव स्रावित करती है, जिससे परपोसी की अंतर जो होती है वो गलती है। और इधर एक दो रेनेट सेल या एक एक्सक्रीटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो एक्सक्रीटरी पोर द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट अंदर से आ रही है, और ये टेल से पहले एनएस द्वारा शरीर से बाहर खुल रही है। यहाँ हैंडगट दिखाया है। अब देखिए, ये स्काई कलर के क्या दिखाए हैं? कॉइल्स ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट। ये दो, ये ओवरी एक, ये दूसरी ओवरी, ये दोनों ओवरी जहां मिलती है उस भाग को कह रहे हैं अपन गर्भाशय या यूटेरस। यानी ओवरी और ओविडक्ट दोनों कुंडलित होती हैं, यानी अंडाशय और अंडवाहिनियां दोनों ओर की कुंडलित होती हैं, और दोनों आकर के पिछले सिरे की तरफ जहां मिलती हैं उसको गर्भाशय या यूटेरस कहते हैं। और ये कुछ पीछे की ओर जाकर के कुंडलित होकर वापस ये दोनों यूटेरस जो हैं वो एक जगह खुल रहे हैं, उसको अपन वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना शरीर से बाहर जो खुलता है उसको अपन कहते हैं वल्वा या फीमेल जेनिटल ओपनिंग, मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र। ये यूटेरस दोनों, ये ओविडक्ट दोनों यहीं मिल गई, लेकिन यहाँ वेजाइना यहाँ बनता है, यहाँ दिखाया है। ये पूरा वेजाइना ही है पीछे की ओर। ये फूली हुई संरचना दिखा दी वेजाइना, ये देखिए वेजाइना। और ये वल्वा या भग्ग या मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर के अगले 2/3 भाग, अगले भाग से 2/3 भाग पीछे अधर सतह पर खुलता है। और ये पीछे की तरफ टेल दिखाई है, जो कोनिकल शेप्ड है, एकदम नुकीली नहीं है, शंकुआकार है। राइट हैंड साइड में आइए बेटे, सॉरी बेटे ने मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सम्मानजनक परम मित्रों, माउथ, ये डोर्सल साइड इधर है, माउथ है इधर, देखिए बक्कल कैविटी है, ये दोनों तरफ उसोफेगस है, उसोफेगस है। उसके पश्चात ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड वेंट्रल साइड में है, तो ये भी देखिए डोर्सल इधर गई, तो इसका मतलब ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड या टू रेनेट सेल, इनको रेनेट, दो रेनेट सेल की बनी हुई होती है। ये अधर सतह पे एक्सक्रीटरी पोर या उत्सर्जी छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं। ये सेफेलिक ग्लैंड
ये सेफेलिक ग्लैंड डोर्सल साइड में दिखाई थी, ये भी देखिए आप, इधर डोर्सल साइड है तो सेफेलिक ग्लैंड है। किसमें? नर में। मेल के अंदर भी ये चिन्ह जो दिखाया है, ये गोला लगा करके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, ये मेल के लिए आता है, और गोला लगा करके नीचे प्लस का निशान लगाते हैं, ये फीमेल के लिए काम में आता है। अब चलो, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ टेस्टिस अकेला है, वो भी कुंडलित है, और टेस्टिस का पिछला सिरा फूल करके सेमेनल वेसाइकल का निर्माण करता है, जिसमें शुक्राणु स्टोर एंड रिलीज होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर रिलीज हो जाते हैं, और आवश्यकता नहीं होती है तो संग्रहित हो जाते हैं। अब ये पीछे पीछे इजेकुलेटरी डक्ट, ये देखिए इजेकुलेटरी डक्ट द्वारा ये क्लोएका में खुलेगा, लेकिन इजेकुलेटरी डक्ट के दोनों ओर ये देखिए डार्क, और डार्क, ये देखिए डार्क जो दिखाया है, ये सीमेंट ग्लैंड होती है, जो शुक्राणुओं को बांधने का या एकत्रित करने का, जोड़ने का कार्य करती है, सीमेंट की तरह। सीमेंट का काम ही है किसी चीज को जोड़ना। और ये यूरिनोजेनिटल अब क्या बन गई? डक्ट बन गई, और इससे यहाँ ये क्लोएका है, इसी में से आकर के तो एलिमेंट्री कैनाल खुल रही है, इसी में आकर के फीमेल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खुल रहा है, यानी यूरिनोजेनिटल डक्ट खुल रही है। यहाँ क्लोएका से ये देखिए दो कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स निकलती हैं। ये कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स कोपुलेशन में मदद करती हैं, यानी मेथुनांग की तरह कार्य कर रही हैं। ये मादा के वल्वा को ओपनिंग खोलने में मदद करती हैं, कोपुलेशन में सहायता करने वाली संरचनाएं हैं। अब बस जरा देखिए, ये देखिए आप, ये कुंडलित संरचनाएं दिखाई हैं, जिसको बर्सा कोपुलेट्रिक्स या बर्सा कहा जाता है। और बर्सा कोपुलेट्रिक्स के अंदर मासल, ये देखिए आप, अंदर लाइनिंग दिखाई है रेडिश कलर की, ये बर्सल रेज हैं, बर्सल अर हैं। तो ये पूरी की पूरी मादा और नर की आहार नाल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया है। नेक्स्ट, इन्हीं के बारे में अब आपके आगे आएगा बक्कल कैप्सूल की, बक्कल कैप्सूल, बक्कल केविटी वाला भाग। बक्कल कैप्सूल के अधर सतह पर एक जोड़ी काइटिनी प्लेटें पाई जाती हैं। बक्कल जो कैप्सूल होता है उसकी अधर सतह पर एक जोड़ी काइटिन की बनी हुई प्लेटें पाई जाती हैं, और प्रत्येक काइटिनी प्लेट पर दांत या टिथ पाए जाते हैं, और एक बीच में बड़ा दांत पाया जाता है, या इसको डेंटल प्रोसेस कहते हैं, दंत प्रवर्ध कहते हैं। कई दांत और एक मध्यवर्ती दंत प्रवर्ध पाया जाता है। इनकी जो फेरिंक्स होती है, ग्रसनी होती है, वो चूसकी होती है या चूसनी होती है, और अपने दांतों की सहायता से जो काइटिनी प्लेट की ऊपर बक्कल कैप्सूल की अधर सतह पर पाए जाने वाली दो काइटिन की बनी हुई जो प्लेटें होती हैं, उनके ऊपर जो दांत और मध्यवर्ती दांत तो बेधने में काम करता है, और ये दांत साइड में काटने का कार्य करते हैं। ग्रसनी चूसनी होती है, और अपने दांतों की सहायता से पोषक मनुष्य की अंतर भित्ति को काटकर रक्त चूसता रहता है। ये कार्य कौन कर रहा है? काइटिन पे पाए जाने वाले दांतों के द्वारा पोषक कौन है? मनुष्य। उसकी इंटेस्टाइन को, अंत्र को काटा जाता है, और काट करके वहां से ये ब्लड को सक करता है या रक्त चूसता रहता है।
नर जंतु के पश्च सिरे पर क्लोएका के चारों तरफ एक फूली हुई संरचना है छाताकार, जिसको कोपुलेटरी बर्सा कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है बर्सा कोपुलेट्रिक्स। ये भी कोपुलेशन में मदद करता है। कोपुलेटरी बर्सा मासल बर्सल रेज द्वारा सस्पेंडेड या आलंबित रहता है। कोपुलेटरी बर्सा के अंदर क्या दिखाई है? मासल बर्सल रेज दिखाई है। मादा के पश्च सिरे पर एनस पाया जाता है और पश्च सिरा कोडल स्पाइन में समाप्त होता है, लेकिन एकदम पॉइंटेड नहीं है, कोनिकल शेप्ड का है। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी के अधर पार्श्व सतह पर, बक्कल कैविटी के वेंट्रल और लेटरल यानी अधर और पार्श्व सतह पर सेफेलिक ग्लैंड पाई जाती है। दोनों तरफ दिखाई है मैंने, नर और मादा में, जिनका स्त्रवण पोषक की आहार नाल की भित्ति को गलाने में सहायक होता है। इससे स्त्रवित होने वाला जो भी स्त्राव होता है वो प्रपोसिकोण मनुष्य की आहार नाल की भित्ति को गलाने में मदद करता है। इसकी आहार नाल के अंदर बक्कल कैप्सूल या बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, उसोफेगस यानी ग्रसनी, ग्रसिका, आंत्र, मलाशय इत्यादि पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन की भांति कार्य करने वाली टू रेनेट सेल्स या एक्सक्रीटरी ग्लैंड, उत्सर्जी ग्रंथि, जो बता चुका हूँ, दर्शा भी चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ, पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इनके तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका वलय, नर्व रिंग और कई गैंग्लिया पाए जाते हैं। इसका मतलब गैंग्लिया प्लूरल वर्ड है, और अभी बताया है मैंने गैंग्लियन एक वचन है। गैंग्लियन का मतलब है तंत्रिका कोशिकाओं का समूह, और गैंग्लिया हो गया प्लूरल शब्द। एक से अधिक अगर गैंग्लियन होते हैं तो उसको गैंग्लिया बोलेगी। नेक्स्ट, इनके नर में केवल एक वर्षण। नर में कितने टेस्टिस दिखाए हैं? एक कोइल्ड टेस्टिस। मादा में ट्यूबुलर नलिकाकार कितने अंडाशय दिखाए हैं? 2। और ओविडक्ट्स भी कितनी हैं? 2, और दोनों कुंडलित हैं। मादा जनन छिद्र आगे से पीछे की ओर कितना भाग? 2/3 भाग पीछे। कौन सी सतह पर खुलते हैं? ये ध्यान देने वाली बात है। मेंटल साइड पे या अधर सतह पर मादा जनन छिद्र या वल्वा पाया जाता है। अतः दोनों प्रकार के गोनेड्स लंबे धागे के समान कुंडलित रचनाएं होती हैं। दोनों प्रकार के गोनेड्स कौन से? वृषण और अंडाशय गोनेड्स। तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स हुआ। अब लेंगे मित्रों इनकी लाइफ साइकिल। मैथुन क्रिया यानी कॉपुलेशन कहाँ होगा? प्रपोसी की अंतर में, मनुष्य की अंतर में रहेगा, क्योंकि अंतर में ही वयस्क निवास कर रहे हैं। नर और मादा दोनों अभी मनुष्य की इंटेस्टाइन में ही है। तो कॉपुलेशन के लिए, वल्वा को खोलने के लिए बर्सा कोपुलेट्रिक्स भी हैं, कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स भी हैं 2। तो प्रपोसी की अंतर में ही होगा। इस क्रिया में नर जंतु का मैथुन अंग या बर्सा, मादा की वल्वा में, इस क्रिया में नर जंतु का मैथुन की तरह कार्य करने वाला मैथुनांग या मैथुन अंग, जिसको बर्सा या बर्सा कोपुलेट्रिक्स या ये मान के चलिए मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, नर मैथुनांग, मादा की भग या फीमेल जिनाइटल पॉर, मादा जनन छिद्र में प्रवेश कराकर शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। निषेचन मादा की अंडवाहिनियों में और आंतरिक होगा। शुक्राणु अगर अंडवाहिनियों में छोड़ दिए जाते हैं तो निषेचन कहाँ होगा? अंडवाहिनियों में होगा, और बॉडी के अंदर अंडवाहिनियों में हो रहा है तो इसलिए इंटरनल होगा, आंतरिक होगा। फिर मादा क्या करती है? आप
अंदाज़ा लगाइए कितने अंडे देती होगी। 10 से 20 हजार अंडे प्रतिदिन के हिसाब से देती है। कितने अंडे देती है? 10 से 20 हजार अंडे प्रतिदिन के हिसाब से देती है। निषेचित अंडे 60 माइक्रोन लंबे, 38 माइक्रोन चौड़े होते हैं। 2 बार लगातार क्लीवेज होता है। एक क्लीवेज, पहला क्लीवेज हुआ तो द्विकोशिकीय अवस्था बढ़ी, और दूसरा क्लीवेज हुआ तो 4 कोशिकीय अवस्था बन जाती है, जिसके फलस्वरूप अंडा जो है, वह एग जो है, वो 4 कोशिकीय अवस्था का हो जाता है। अब आगे का विकास यहाँ नहीं होगा। अब आगे का विकास तभी होगा जब मनुष्य की विष्ठा के साथ ये 4 कोशिकीय अवस्था शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि इनके आगे के डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त तापक्रम, उपयुक्त नमी और छायादार मिट्टी का होना आवश्यक है। यानी कि उपयुक्त परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां होनी आवश्यक हैं। क्या कह रहा है? अंडे प्रपोषी की विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकल आवे, क्योंकि इनके विकास के लिए उपयुक्त 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम, उपयुक्त नमी, छायादार मिट्टी होनी आवश्यक है। यदि उपरोक्त परिस्थितियां उपलब्ध हों तो यदि 75 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर या उपयुक्त नमी और मिट्टी छायादार है, तो 24 आवर्स के अंदर, यानी एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर अंडा फूट जाता है। और अंडे की फूटने की प्रक्रिया को हैचिंग बोलते हैं। यानी कवच से भ्रूण बाहर निकलता है, उसको अपन हैचिंग या प्रस्फोटन कहते हैं, तथा रेब्डिटी फॉर्म लार्वा बाहर निकलते हैं। एक बेलनाकार लार्वा जैसे एस्केरिस में, और एक प्रकार का सिलेंड्रिकल लार्वा होता है जिसको रेब्डिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं, बाहर निकल आते हैं। किससे? अंडे से। ये रेब्डिटी फॉर्म लार्वी क्या खाएंगे? जीवाणुओं को, ऑर्गेनिक डेब्रिस, जो भी रेत में या छायादार मिट्टी के अंदर कार्बनिक मलबा होगा या कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ का भक्षण करके 2 बार निर्मोचन करता है और संक्रमणकारी अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। 2 बार निर्मोचन करने के बाद में थर्ड लार्वा बन गया। इन संक्रमणकारी लार्वी पर क्यूटिकल का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। इन संक्रमणकारी लार्वा पर चारों ओर से क्यूटिकल द्वारा घिरा हुआ आवरण पाया जाता है। संक्रमणकारी लार्वी भोजन करना बंद कर देते हैं, केवल अब संचित भोजन पर ही आश्रित होते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन, संक्रमण। लूस ने 1898 में देखा कि फेस्ट संक्रमित लार्वी, सबसे पहले फेस्ट संक्रमित लार्वी का मतलब है कि रेब्डिटी फॉर्म जो लार्वी हैं, जिसमें 2 बार निर्मोचन हो चुका है, सबसे पहले फेस्ट संक्रमित लार्वी त्वचा को भेद कर, और त्वचा कौन सी? जब अपन, अब तो ओडीएफ आ गया, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में मल त्याग करने के लिए स्वतंत्र हो गए, क्योंकि जगह जगह क्या बना दिए? टॉयलेट्स बना दिए गए। इसलिए इसमें सावधानियां आगे मैंने हटा दी हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों के घर के अंदर खुले में मल त्याग नहीं करते हैं। जब पुराने समय में मल त्याग करते थे तो छायादार जगह देख करके उसके नीचे खेजड़ी या अन्य कोई भी पेड़ होता था, उसकी छांव में बैठ करके सोच करते थे। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब तो
खुले में मल त्याग करने के लिए शौचालय बना दिए गए हैं, इसलिए खुले में मल त्याग करने की प्रतिशतता बिल्कुल गिर गई है। ये लार्वी तलवे की त्वचा को बेधकर जब अपन अपने फूट में जूते या चप्पल जो होते हैं, तो गर्मियों के अंदर ठंडी छाया में जब किसी वृक्ष के पेड़ के नीचे जब बैठते हैं, तो अपने चप्पल या जूते निकाल करके उसके छायादार मिट्टी के ऊपर रखते हैं। उस समय क्या करते हैं, उस ये अगर वहाँ जहाँ पहले का कोई शौच किया हुआ है और ये इन्फेक्टेड लार्वी उपस्थित हैं, तो पैर की तलवे की त्वचा को भेद करके कहाँ पहुँचते हैं, ये देखिए आप। तलवे की त्वचा को भेद कर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और बाद में रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर, बाद में ब्लड वेसल्स में प्रवेश करके ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण द्वारा फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। और ये फिर फेफड़ों से ये जो ट्रेकिया और 2 ब्रोंकस होते हैं, इससे होते हुए फेरिंक्स में आ जाते हैं, जहाँ से थूक के साथ निगलने से आंत में पहुँच जाएंगे। अधिकतर थूक को निगलने की आदत होती है, श्वास नली और दोनों ब्रोंकस जो होती हैं, इससे यहाँ कहाँ जाते हैं, फेरिंक्स में। फेरिंक्स मुख गुहा और नासा गुहा जहाँ मिलती है, उस स्थान को बोलते हैं ग्रसनी। फेरिंक्स में आ जाते हैं, जहाँ से थूक के साथ निगलने से अंतर में पहुँच जाते हैं। अब तीसरा और चौथा और अंतिम निर्मोचन होगा, और अंतिम निर्मोचन होने के पश्चात दोनों नर और मादा में कायांतरित या मेटामॉर्फोज हो जाते हैं। फिर से जीवन चक्र अब प्रारंभ हो जाएगा। इसका सामान्य जीवन काल 5 से 7 वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल। यानी 16 साल पहले भी अगर किसी ने मल त्याग किसी छायादार मिट्टी में, छायादार मिट्टी वाले स्थान पे अगर किया है, तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसलिए कभी भी नंगे पैर पेड़ के नीचे जहाँ गंदगी होती है या मल त्याग किया हुआ होता है, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। पैथोजेनेसिस रोग जनकता, इससे होने वाले रोग कौन से हैं अगर इसका संक्रमण हो जाए तो? संक्रमणकारी लार्वा आंत्र में खुजली करेगा, घाव करेगा और फेफड़ों के अंदर न्यूमोनिया उत्पन्न करेगा। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी, इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिल सेल्स या एलर्जी हो जाती है। न्योजिया, न्योजिया का मतलब जी मिचल जाता है, मिचलने लग जाता है, मतलब मन यूँ भटकता सा रहता है, जी लगता नहीं है, जिसको न्योजिया कहते हैं। वॉमिटिंग, उल्टी होने लग जाती है। डायरिया, दस्त लगने लग जाते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है, शरीर में सुस्ती आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, पेट फूल जाता है और पसीना कम आ जाता है। और बच्चों में तो शारीरिक व मानसिक विकार और लैंगिक रूप से मैच्योर होने में भी देरी हो जाती है, लैंगिक रूप से परिपक्व होने में भी देरी होती है। गर्भाशय पेशियों में पूर्ण संकुचन न होने के कारण से डिलीवरी या लेबर या प्रसव क्रिया भी आसानी से संपन्न या संपादित नहीं होती है। मित्रों, ये है रोग जनकता। अब डायग्नोसिस, अगर रोग हो जाए, ये लक्षण अगर दिखाई दें, तो उस रोग का पता लगाने के लिए अपने पास इलाज एक ही है कि अपने मल के साथ मल का टेस्ट करना पड़ेगा। मल में अगर इनके अंडे उपस्थित हैं, मनुष्य की या परपोषी की विष्ठा के अंदर अंडे उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से ये रोग अपने में है उपस्थित या अपन रोग ग्रसित हैं। ट्रीटमेंट, प्रारंभ में प्रथम विश्व युद्ध से पहले इन कर्मियों की चिकित्सा के लिए थाइमोल काम में लिया जाता था। प्रारंभ में फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले
प्रथम विश्व युद्ध से पहले इन कर्मियों की चिकित्सा ट्रीटमेंट के लिए थाइमोल काम में ले जाता था, परंतु अब इससे प्रभावित चिनोपोडियम का तेल का उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा इफेक्टिव है ये। 1921 में इसकी संक्रमण की चिकित्सा के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और 1925 में टेट्राक्लोर इथाइलिन और 1930 में हेक्साइल रिसोर्सिनोल का उपयोग प्रारंभ हुआ। इसका मतलब कई प्रकार की दवाइयां आ गई। चिनोपोडियम का तेल 1921 में कार्बन टेट्राक्लोराइड का, 1925 में टेट्राक्लोर इथाइलिन और 1930 में हेक्साइल रिसोर्सिनोल का उपयोग प्रारंभ हुआ। हुक कर्मियों की संक्रमण की चिकित्सा के लिए एक औषधि का नाम बता रहा हूँ, बेफेनियम का उपयोग सबसे अधिक प्रभावी साबित हुआ है। इससे ज़्यादा लाभकारी या जल्दी इस संक्रमण से छुटकारा दिलाने में और कोई अन्य औषधि नहीं है। ये जल्दी छुटकारा दिलाती है बेफेनियम। हालांकि चिनोपोडियम का तेल ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, टेट्राक्लोर इथाइलिन ले लो, एक्साइल रिसोर्सिनोल ले लो, इस रोग से अपने को छुटकारा मिल सकता है। यानी एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल जो है वो अपने आहार नाल के अंदर अगर पाया भी जाता है तो वो समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ये हुआ थर्ड निमेटोड एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। अंत में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।